प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मेरे संग की औरतें, जिसे मृदुला गर्ग ने लिखा है। मेरी एक नानी थी। जाहिर है भाई, नानी तो सबकी होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। बैरिस्ट्री उस समय वकालत को कहा जाता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उन्होंने पति के मामले में कभी दखल नहीं दी, न ही अपने मामले में किसी को दखल करने दी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। लेकिन नानी को जब एहसास हुआ कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है जिससे उनकी मौत होने वाली है, उस समय वो अपनी 15 वर्षीय बेटी, जो कि मेरी माँ है, लेखिका की माँ है, उसकी शादी के लिए इतनी परेशान हुई कि उन्होंने एकदम मुंहजोर हो गई। यानी जिनसे बहस नहीं करती थी उनसे भी तेज बहसें करने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। अंत समय में और भाई इस बात से सभी दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने, मतलब जिस पर्दा करने वाली औरत ने पराये मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से कभी मुंह खोलकर बात नहीं की हो, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। सभी लोग परेशान थे क्योंकि वो पर्दा में रहने वाली औरत थी और अपने पति से जो मुंह खोल के कभी न कह पाई, वो अंत समय में अजनबी से क्या कह सकती हैं, उनके सामने कैसे जा सकती हैं। ये सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत, भाई नाना थोड़े समझदार थे, उन्होंने वक्त की कमी कि इनके पास वक्त नहीं है और मौका नहीं है कि बहस करने का, तो वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था, वह और भी रोमांचक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार में हो। मतलब नानी अपने तो उतनी स्वतंत्र नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो पूरी कोशिश उन्होंने की और कहा कि वह केवल आज्ञा पालन में ही अपना जीवन समाप्त न कर दे, इसलिए उसकी शादी मैं एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती हूँ। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। मतलब उस समय सबसे अधिक खतरा स्वतंत्रता सेनानी को ही रहता था, क्योंकि उन पर अंग्रेजी सरकार जो है नजरें गड़ाए रहती थी। तो
इस प्रसंग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नानी के मन में देश की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए जो भाव अपार था, उसे कोई समझ नहीं पाया। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रहीं। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। भाई उस समय जो समय का परिवेश था वो औरतों के लिए उतना स्वतंत्रता का नहीं था। उन्हें शादी के बाद पर्दे में रहना और आज्ञा पालन ही करना रहता था। लेकिन उस समय भी वो आज्ञा पालन के साथ साथ यदि अपनी बात के लिए स्वतंत्र थीं तो यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हम कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। मतलब जो नानी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो लेखिका की माँ की शादी एक ऐसे युवक से हुई जो ICS यानी जैसे इस समय IAS होता है, उस समय ICS होता था। तो ICS की परीक्षा में उसको बैठने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और पुश्तैनी पैसा नहीं था उसके पास, यानी कि उसके पास उतनी विरासत की जायदाद भी नहीं थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब यहाँ थोड़ा हास्य प्रसंग भी है कि उनकी लेखिका की माँ इतनी नाजुक थी, कोमल थी कि उनकी सास यानी लेखिका की दादी यह कह देती थी कि वह इतनी नाजुक है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। जिस तरह नरम मुलायम कपड़ा होता है, वैसे ही नाजुक वो उनकी माँ को कहती थी। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत शेर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। यानी
लेखिका कह रही है कि माँ की शादी जो है बड़े ही रोमांचक ढंग से और क्रांतिकारी पूर्ण अनुभव के द्वारा हुआ। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, अपना व्यक्तित्व था। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मतलब लेखिका की माँ काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके कारण उनसे कोई ठोस कार्य नहीं लिया जाता था, लेकिन उनकी अपनी शख्सियत के कारण हर ठोस कार्य या हवाई कार्य में उनकी ज़बानी राय अवश्य ली जाती थी और उसका अनुपालन भी किया जाता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। मतलब कि हम हाथी पर हल नहीं जुतवाते। जो हाथी, भाई हाथी नाजुक होता है लेकिन विशालकाय होता है, मजबूत होता है। वैसे ही नानी की दादी की जो बहू थी, यानी कि मेरी माँ, लेखिका की माँ, वो नाजुक नाजुक तो थी लेकिन उनके शख्सियत मजबूत थी। और उनके यहाँ बैल थे जो काम करने में निपुण थे। यहाँ से जो कहने का तात्पर्य है कि अन्य व्यक्ति थे जो काम करने में निपुण थे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों को ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय जैसा नहीं पाया, भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ जैसा नहीं पाया मतलब जो भारतीय माँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो पति की सेवा में लगी रहती हैं, बच्चों की सेवा में लगी रहती हैं, घर के कामों में ही व्यस्त रहती हैं। उन्हें अपने काम के लिए या अपने लिए कोई समय नहीं रहता। ऐसा हमें भारतीय परिवेश में देखने को मिलता है, क्योंकि जो भारतीय माँ होती हैं वो एक बड़ी जिम्मेदार पद होता है जिस पर वो अपने को खरा उतरना चाहती हैं। न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनकी बीमारी का कम, उनकी अरुचि का अधिक था, यानी उनकी रुचि इन सब कार्यों में नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा करते थे या रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? आखिर यह परंपरा के अनुसार न चलते हुए भी लोग उनमें श्रद्धा रखते थे, उनमें विश्वास रखते थे, क्यों? जबकि वह पत्नी माँ बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे
पर जाहिर नहीं होने देती थी। भाई लड़कियों की, औरतों की सबसे बड़ी समस्या है कि वह कोई बात अपने पास सीमित नहीं रख पाती हैं। लेकिन यह गुण लेखिका के माँ में था। एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। भाई बाहर वाले जो परेशान रहते आते इनके पास बैठते, अपनी बात कहते, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये उनकी बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देंगे। दोस्त भी हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति की अपनी निजत्व बनाए रखने की छूट थी। यानी उस समय वहाँ उनके घर में जो सबकी निजता का ख्याल रखा जाता था, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। यानी इसी निजत्व का, यानी कोई अब खुशी के मामले में दखल नहीं करता था, इसलिए हम अपनी स्वतंत्रता के कारण हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले चले गए। हमें किसी ने रोका टोका नहीं। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत थी, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, यानी ईश्वर की कृपा से, उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। अपरिग्रह यानी अत्यधिक मात्रा में संग्रह न करना। तो उनके पास यदि 2 से अधिक धोतियाँ होती तो तीसरे को वो दान कर देती जिसको ज़रूरत है, क्योंकि वो 2 में अपना काम चला सकती हैं। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। भाई मन्नत गैर रवायती क्यों था? प्रचलन के अनुसार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि भाई अब तो बहुत मामले कम हो गए, लेकिन अभी मामले ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या। तो कन्याओं के जन्म पर लोग अफसोस करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, उन्हें उल्लास नहीं होता। अत्यधिक लोगों को, भाई सभी लोगों को नहीं, और यह जागरूकता की कमी है एक तरह से कह सकते हैं। तो उस समय तो और भी अधिक था, क्योंकि पुत्र को या लड़का को वंश चलाने में सहायक माना जाता है, वंश का नाम आगे बढ़ाने में सहायक माना जाता है, इसलिए पुत्र की कामना सभी लोग करते हैं। और इसका दोषी भी औरत को ही ठहराया जाता था। और काफ़ी अगर लड़कियां अधिक पैदा हो गई या तो उस स्त्री को काफ़ी कष्ट भी सहना पड़ता था, समाज के द्वारा, घर के द्वारा, परिवार के द्वारा। लेकिन यहाँ दादी जो थी वो मन्नत क्या मांग रही हैं कि लड़की जन्म जो हो वो लड़की का हो, तो इसलिए इसको गैर रवायती मन्नत कहा गया। और उन्हें यह मन्नत मांगकर चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब गोपनीय रखने के बजाय उसका ऐलान भी कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी।
अब इसके लिए कोई वजह कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि कई पुश्तों से कोई लड़की न पैदा हुई हो, इसलिए उन्होंने लड़की की मांग की। इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के भाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू को बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर लगातार मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी क्या भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। भाई तार जुड़ा हुआ है मतलब उनसे संपर्क है, लेकिन उस संपर्क के लिए कोई तार नहीं है, यानी वो मन से, आस्था से, ईश्वर से उनका संपर्क है। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता, और यह पूरा गांव जानता था कि उनका कहा हुआ वाक्य कभी विफल नहीं जाता और उसे पूरा ही होना रहता था। तो उधर उन्होंने तार खींचा, उधर तथास्तु टन से बज गया। और मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माँ जी की आजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा, उनको भी पता न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भाई भगवान से सब पुत्र की कामना ही करते थे, और ये गैर वाजिब जो तर्क था कि नहीं पुत्र नहीं पुत्री होना चाहिए, तो वो भगवान भी इस अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब कहानी को आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।